गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एंड आई अज्यूम दिस इज अ न्यू फेस फॉर यू, राइट? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप में से जो बच्चे सेंट एंड्रूज कॉलेज से जुड़े हैं वो मुझे पहले से जानते हैं। जो अभी अभी एनरोल कर रहे हैं इस वीडियो पे, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, अपने को इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारे ऐप पर 20% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज पे, बिकॉज एज यू कैन सी, एज यू नो, एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं और इस वजह से सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ हो रहा है। सो जाइए जल्दी, अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो अपने कोर्सेज को परचेज करिए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं थर्ड ईयर की फैकल्टी हूँ। आई एम द फैकल्टी ऑफ 6 सेमेस्टर इन आर टारगेट गुरुकुल। आपने मुझे शॉर्ट्स पे देखा होगा, मेरे वीडियोस आते रहते हैं। आपके बैच में अभी तक मेरा कोई वीडियो नहीं आया है एंड आई थिंक दैट्स इट। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था मेरा। कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, हमारी टीम ने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें आपसे मैंने टाइम टेबल का डिस्कशन किया और उस टाइम टेबल के डिस्कशन के दौरान कमेंट्स में स्टूडेंट्स को ये रियलाइज हुआ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मटेरियल तो उनके पास है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का मटेरियल फोर्थ सेमेस्टर का वो भी मेरा ही गया है, मैंने अपलोड किया है एमसीक्यूज के साथ, लेक्चर्स के साथ। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, आपके कमेंट्स और केवल आपके कमेंट्स को देखते हुए आई एम हियर अगेन विथ ऑल द प्रोबेबल एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एग्जाम्स में हो सकते हैं आने वाले समय में। इसका एक वन शॉट रिविजन मैं भी डालूंगी एंड या सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। से पहला सवाल है आपका, आपके स्क्रीन पे, which of the following generation of computers used transistor as major component? It is component, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे आप। कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में रेडियोज वर द फर्स्ट कंपोनेंट, या आप कह सकते हैं मोस्ट प्राइमरी कंपोनेंट? तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन। मार्क करिएगा इसे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में रेडियो सिस्टम्स या रेडियो सेट जो होते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का फॉर्मुलेशन करते थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के साथ। GIGO, गीगो स्टैंड्स फॉर, आई होप यू कैन सी इट। GIGO कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंप्यूटर, आप सबने कभी ना कभी कंप्यूटर यूज किया होगा और आपने रिसाइकिल बिन का यूज किया होगा, राइट? रिसाइकिल बिन में आप चीजों को डिलीट करते हैं तो वो पहले रिसाइकिल बिन में जाता है, उसके बाद वहां से फिर आप अगर ट्रैश को डिलीट करते हो सो इट्स देयर। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये वो सिस्टम होता है। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब ट्रैश में जाके आप कुछ चीजों को परमानेंट डिलीट कर सकते हो और कुछ चीजों को वहां से निकाल सकते हैं। So the correct option over here is C1. Okay. Moving on to the next question. Which of the following is or are the characteristics of computer? Versatility, diligence, no intelligence, all of these. Question आपसे क्या? वर्सटैलिटी, डिलिजेंस, नो इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दीज। देखिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज है, मगर हो सकता है आप में से जो कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप बोलो जल्दी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि मैम नो इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं होता है, कंप्यूटर तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक्चुअली यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब है क्या कंप्यूटर की खुद की कोई सोचने और समझने की क्षमता होती है? द आंसर इज नो। कंप्यूटर की खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो एक्चुअली ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये सारे ही कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वर्सटैलिटी का मतलब होता है काम में आइडियोलॉजिकली वो काम करता है। डिलिजेंस का मतलब होता है काम को पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक कंप्यूटर करके देता है। और यहाँ नो इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं आपके, उनकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देंगे आप, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्पीड, डिलिजेंस। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, वट एवर यू से। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं पोजेस करता है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि उसकी अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अगेन वी हैव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आपको समझना होगा हम यहाँ पे बेसिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें, अभी AI को यहाँ इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं।
So the correct option is intelligence. I hope this is very clear. Moving on to the next question, students. काफी सवाल लेकर आई हूं मैं आपके लिए. मेरे ख्याल से 50-55 हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. Physical components of a computer are known as. कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सर्च इंजन पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे इफ यू आर यूजिंग मैक तो यू आर यूजिंग एप्पल सॉफ्टवेयर, इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल एमएस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हैं. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज हार्डवेयर. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है. होप दिस इज वेरी क्लियर. सो आर वी गुड? आर यू विथ मी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखेंगे which of the following is suitable for applications that require less input output but high calculation. इनमें से कौन सा एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट को कम रखता है मगर कैलकुलेशन ज्यादा होती है? हमारे ऑप्शंस हैं बिजनेस कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज. अगर आपको आइडिया है बिजनेस कंप्यूटर, आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन. बिजनेस कंप्यूटर में हम जनरली जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड की मेंटेनेंस जो होती है, जैसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने को कहते हैं. डिजिटल कंप्यूटर्स में हम अगर बात करते हैं सो या डिजिटल कंप्यूटर्स कैन इंक्लूड, डिजिटल कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप काफ़ी आता है. साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वो होते हैं जिनका इनपुट और आउटपुट तो कम होता है मगर कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज digital computer. I hope this is very clear. Are we good? Can we move to the next question? Let's see it one. Which of the following is characteristics of fifth generation computer? इनमें से कौन सा characteristic fifth generation computers का है? I think ये जो सवाल है ये आप मुझसे बेटर लगा सकते हैं. Artificial intelligence, इसका नाम हम सबने सुना है मगर यहाँ पे artificial intelligence is not the correct option. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारे ही फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में होते हैं. जो भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हॉबी होगी गेमिंग और आप शायद बहुत अच्छे होंगे, विच इज़ वेरी गुड. इफ यू आर गुड एट गेमिंग इट शोज हाउ मच कॉग्निटिव स्किल्स यू पोजेस. तो शायद उन स्टूडेंट्स को ये आंसर पहले से ही लग गया होगा कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज. बिकॉज वेन यू आर बाइंग अ गेमिंग पीसी, मैं पर्टिकुलर गेमिंग पीसी की बात क्यों कर रही हूँ आपसे, क्योंकि गेमिंग पीसी जो लोग गेमिंग के पैशनेट होते हैं और जो गेमिंग पीसी या गेमिंग सेटअप रखते हैं उन्हें ये तीनों ऑप्शंस बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव नेटवर्क कोरेस्पॉन्डेंस ये एक टेक्नोलॉजी का नाम होता है जो उस कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है, और साथ ही साथ पैरेलल प्रोसेसिंग शॉर्ट में बताऊं तो हाउ मच ऑफ अ मल्टीटास्क, कितने सारे एप्स उस कंप्यूटर पे एक साथ में कितने स्मूथली चल सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑल ऑफ दीज. आई होप मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बात कर रही हूँ बट आपको समझना होगा ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो हमारी मैक्सिमम कवरेज इसमें अंग्रेजी भाषा में ही होने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हिंदी में क्या कहेंगे अगर मैं उसको बोलूँ तो चीजें आपको और कंफ्यूज कर सकती हैं, राइट. सो आर वी गुड till the 8th question. Moving on to the next. देखेंगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है dash converts HLL program to ML program as a whole. सबसे पहले HLL और ML हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज. ये कंप्यूटर में जब हम कोई इनपुट देते हैं या कोई कमांड देते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट और कमांड कितना कॉम्प्लिकेटेड है. अगर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. ऐसे सिनेरियो में आपका कंप्यूटर या आपका पीसी, इसका प्रोसेसर भी काफी एडवांस होना चाहिए. मीडियम लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, उसके कमांड्स थोड़े आसान होते हैं, और सबसे कम होता है इजी लेवल लैंग्वेज. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को अगर आपको मीडियम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑल ऑफ दीज. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कंपाइलर शब्द का क्या मतलब होता है. कंपाइलर हमारा वो डिवाइस होता है जो आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और सवाल भी हमसे यही पूछ रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंपाइलर. इंटरप्रेटर नाम का कंप्यूटर में कोई डिवाइस नहीं होता है. अगर आपको ये नहीं पता होता तो शायद आप इंटरप्रेटर पे टिक कर देते, क्योंकि इंटरप्रेट शब्द का मतलब ही होता है सरल भाषा में ट्रांसलेट करना. इंटरप्रेटर जैसा कंप्यूटर में कोई डिवाइस
फिलहाल नहीं है. So the correct option over here is compiler. So are we good? Moving on to the next question. Question number 10. Dash converts high level language. Are we having it again? All right. Line by line. इसमें थोड़ी सी एडिशन की गई है कि इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम होता है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है. जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि टोटल प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर आता है और टोटल प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर जैसा कोई डिवाइस नहीं होता है. तो फिर इंटरप्रेटर होता क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, कुछ तो होता होगा. लाइन बाय लाइन कोडिंग को जो यूजर दे रहा है और कंप्यूटर डिकोड कर रहा है, when line by line command is converted into computer language, जो हाई लेवल लैंग्वेज से मीडियम लैंग्वेज में, तो वहां पे इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है और वो डिफरेंस किसका है? लाइन बाय लाइन का. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. 10वें सवाल तक पहुंच चुके हैं हम. मुझे जहां तक लगता है हमारे पास 40 सवाल और हैं और दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. सो या मूव ऑन टू द नेक्स्ट 11th. देखते हैं क्या है. Dash converts assembly language program to machine language program. इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि शब्द ने हमारे सामने साफ साफ लिख दिया कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हम यहाँ पे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर रहे हैं. असेंबलर, वी डोंट इवन नीड टू. कभी कभी शब्द भी हमें बता सकते हैं आंसर. सवाल से जब आप बात करो कभी कभी तो सवाल भी आंसर बताता है, मगर ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है तो यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, आई मीन 12th पे. Which of the following is not a high level language? इनमें से क्या हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, COBOL, फॉर्ट या C++ नहीं, CCC नहीं. यहाँ पे केवल बोला गया है C. आपने अगर इनमें से कोई भी भाषा के बारे में पढ़ा है या सुना भी होगा तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि बेसिक, COBOL और फॉर्ट ये सारे ही कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेजेस में, बेसिक, COBOL और C ये सारे ही कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं. तो वो कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं आती है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बेसिक, COBOL और C हाई लेवल लैंग्वेज होती है. फिर वो जब बढ़ता है तो C++, CCC. द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज नॉट पूछा गया है. सो द ट्रू आंसर ओवर हियर इज फॉर्ट. फॉर्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है, ये मीडियम लेवल से आती है. मतलब पहले इजी लेवल होती थी बट एडवांसमेंट के साथ साथ अब इसको मीडियम लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाई कर दिया गया है. फॉर्ट इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज. हो सकता है अगर आपने ये सवाल देखा होता और आपने तुक्का लगाने का प्रयास किया होता तो बेसिक शब्द से लगता है कि ये बेसिक है, दरअसल बेसिक ही सबसे टफ होता है. फॉर्ट इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे. Which of the following is not a feature of machine language? इनमें से कौन सा machine language का feature नहीं है? Easy to learn machine language are executed. Excuse me everyone, this is executed not executed. छोटी सी गलती है, आप ध्यान देंगे. Machine language makes use of memory. All of these. Machine language memory, इसमें कहा गया feature क्या नहीं है? Machine language memory का use करती है. Machine language speedily काम करती है. क्या मशीन लैंग्वेज को पढ़ना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता है. सो इट इज नॉट इजी टू लर्न. इनफैक्ट इट्स अ कंप्लीट डिसिप्लिन इन इटसेल्फ. जो लोग कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हैं उनके लिए ये आफत बन जाती है. सो इट इज नॉट इजी टू लर्न. ये एक फीचर नहीं है. हमसे पूछा गया था फीचर क्या नहीं है. सो इजी टू लर्न इज नॉट अ फीचर. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश लैंग्वेज इज इंटरमीडिएट ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. इनमें से जो फीचर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करती है? अभी कुछ देर पहले हमने इस पे MCQ लगाए थे मगर शब्द अलग थे और क्योंकि शब्द अलग थे तो हो सकता है आप उसको रिकॉल ना कर पा रहे हो. हमेशा याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसका काम होता है कि वो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में एक कन्वर्जन का फैक्टर लाती है, कन्वर्जन के फैक्टर का काम करती है. सो याद करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज assembly language. I hope this is very clear. Moving on to the next question. Computer is automatic, reliable, multi-purpose, all of these. ऐसे सवाल आते हैं अगर तो ये सवाल आपके लिए जैकपॉट बन जाएंगे बिकॉज इन क्वेश्चंस में हम अगर कुछ भी जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, थोड़ा भी जानते हैं कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, सो वी कैन सॉल्व. सो या द करेक्ट ऑप्शन ओवर इज ऑल ऑफ दीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे. द फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी. जैसा कि मैंने बोला
इस तरह के सवाल अगर आपको देखने मिलेंगे तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे. So the correct option, all of these. Moving on to the next question. Computer is a launching machine, calculator, controlling machine, all of these. Launching machine, if you can see the question, मैं साइड हट जा रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन क्लियरली देख पाए. लॉन्चिंग मशीन का क्या मतलब है? जब आप कोई नया ऐप अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करते होंगे तो वहां पे कंप्यूटर एक सेटअप रन करता है, उसी को कहते हैं लॉन्चिंग मशीन. कैलकुलेटर ऑब्वियसली कंप्यूटर का जो पहला प्रिमिटिव काम था, द फर्स्ट कंप्यूटर दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, द फर्स्ट थिंग इट स्टार्टेड डूइंग वाज कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस को बहुत पर्टिकुलर रखने का काम होता था उसका. एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलिंग मशीन. यस, क्योंकि आप जो कमांड्स देते हैं उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर रिफ्लेक्ट करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज अगेन all of these. I hope this is very clear. Are you good? Are we good? Moving on to the next question. साथ रहिए, मेरे लेक्चर बोरिंग नहीं होने. All right. Hard copy printer is. Hard copy printer. अच्छा, किसी भी प्रिंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है. हार्ड कॉपी है, इंकजेट है, लेजर है, जो मर्जी चाहे हो. If it is a printer, it is attached to the computer terminal externally. मतलब अगर तो वो प्रिंटर है तो वो कंप्यूटर टर्मिनल से बाहर से कनेक्टेड होगा ना. तो हमें ये जानना ही नहीं है कि वो हार्ड कॉपी है, वो इंकजेट है या वो लेजर है. If it is a printer, अगर प्रिंटर शब्द का प्रयोग किया गया है, करेक्ट ऑप्शन विल ऑलवेज बी दी आउटपुट डिवाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखते हैं which of the following is a hardware device of a computer. इनमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर डिवाइस है? अभी अभी तो किया ना हमने, यही सवाल तो किया कि अभी मैंने आपको बोला कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर होता है, और उसी चीज को घुमा के बोल दिया कि बताओ कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. पंच कार्ड इज पंच कार्ड इनमें से कौन सा डिवाइस होता है? तो पंच कार्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है. अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक मिनट. पंच कार्ड इज यूज टू, पहला ऑप्शन भी देखिए, यूज टू सेंड मेल इलेक्ट्रॉनिकली. क्या पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है मेल को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने के लिए? क्या पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है? क्या पंच कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है? पंच कार्ड इज एन इनपुट डिवाइस. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पंच कार्ड का काम क्या होता है? पंच कार्ड किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल से जो पंचिंग असेंबलिंग के वर्क होते हैं उसको जनरेट करता है. तो द पंच कार्ड ओवर हियर इज एन इनपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस. स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ था, बट नो, इट्स एन इनपुट डिवाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन? इनमें से कौन से लैंग्वेज का प्रयोग बिजनेस ऑपरेशन में किया जाता है? यहाँ मैं आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, बस एक चीज समझिएगा, कोबॉल का प्रयोग बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है. सो या दिस इज योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, 23rd. Which of the following digits are used in binary system? बाइनरी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझिए. बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में कमांड देने के लिए. तो क्योंकि कंप्यूटर में हम कमांड देने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसका लैंग्वेज 0 1 1 1 0 0 0 1 1. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज द B1, 0 and 1. I hope you are good with this. Moving on to the next question, students. Which of the following computer, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी त्रुटि है, गलती है. Which one of the following computer basically does adding work? Digital, analog, hybrid, none of these. क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जो कैलकुलेटिव वर्क्स को करता है? डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है मेनली कैलकुलेशंस को देखना, और इसके साथ हाँ, बस दिस इज द करेक्ट आंसर. मुझे लगा यहाँ पे डिजिटलाइज का भी ऑप्शन होगा, वो नहीं है. सीपीयू, दिस इज सो गुड. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सो यू कैन स्कोर सो गुड मार्क्स, एंड दीज क्वेश्चंस आर लाइक जैकपॉट. ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आपका सीजीपीए बचा ले जाएंगे. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आर वी गुड? अभी तक आप मेरे साथ हैं? आगे चलते हैं. मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ 15 सवाल और हैं, देखते हैं. काफी तेजी से हम बढ़ रहे हैं इसके साथ. Dash is a collection of fact and figure in a raw form. इनमें से कौन सा डेटा ऐसा होता है जो रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है? रॉ फॉर्म में कलेक्ट करने का मतलब है
प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा अभी अभी कलेक्ट किया गया है, इसकी कलेक्शन के बाद फिर इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसको उस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाएगा जिसकी जरूरत मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को है। जब डेटा रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स और फिगर्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज C1, इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। Process data is useful form, what? In useful form is known as। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेटा का प्रोसेसिंग होता है, इंफॉर्मेशन जो है उसका रॉ फॉर्म होता है, तो प्रोसेस होने के बाद उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोसेस होने के बाद उसे डेटा कहा जाता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। डैश इज ऑल्सो नोन एज इनपुट। इनमें से इनपुट क्या होता है? भाई डेटा पढ़ लिया हमने, इंफॉर्मेशन पढ़ लिया हमने, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद वन थिंग। क्या है? प्रोग्राम। यही लग रहा है, ऑड वन आउट करते चलते हैं। इंफॉर्मेशन रॉ था, डेटा प्रोसेस था, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं इनपुट क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इधर, इंफॉर्मेशन ही तो इनपुट होगी, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन जो कि हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड है रॉ फॉर्म में, उसको सिस्टम में डालेंगे, तभी तो वो प्रोसेस करेगा और तभी तो वो आउटपुट जनरेट करके देगा जिसे हम डेटा कहेंगे। इफ इट इज वेरी क्लियर, तो आप समझ सकते हैं हमने इंफॉर्मेशन के बारे में दो चीजें सीखी। पहली चीज वो रॉ फॉर्म में होती है और दूसरी चीज वो इनपुट के फॉर्म में होती है। सो आर वी वेरी क्लियर एट दिस? आई होप यू आर गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। डैश इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट। अगर इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में थी और उसको इनपुट कहा, तो उसके काम को जनरेट करके, मतलब जो चीजें उसने जनरेट करके हमें दी है, उसको हम क्या कहेंगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन, प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में थी और इंफॉर्मेशन हमने जनरेट करके दी, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को हमने इनपुट कहा। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आउटपुट क्या होता है? डेटा इज द आउटपुट, अल्टीमेट जो हमें मिल रहा है दैट इज योर आउटपुट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not true about data? डेटा के बारे में क्या गलत है? Collection of fact and figures in raw form, not indirectly useful form, also termed as input। डेटा को और क्या कहा जाता है या और क्या कहा जा सकता है? इनमें से कौन सी चीज है जो डेटा को रिफ्लेक्ट करती है? क्या डेटा रॉ फॉर्म में कलेक्टेड फिगर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या डेटा को डायरेक्टली यूज में नहीं लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। और क्या डेटा को इनपुट भी टर्म कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। मतलब ये सारे ही जो फीचर्स होते हैं वो डेटा के होते हैं। जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 26 का रुख करेंगे हम। यहाँ पे रॉ फॉर्म लिखना था, ध्यान दीजिएगा। ये रॉ फॉर्म में होता है जब, तो एक्चुअली रॉ फॉर्म इज योर डेटा। रॉ फॉर्म में जो कलेक्शन की गई है वो डेटा होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। डेटा रॉ फॉर्म है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो अगर इनपुट की बात की गई है, क्योंकि डेटा रॉ फॉर्म है, तो इनपुट क्या है? डेटा है, और आउटपुट क्या है? इंफॉर्मेशन है। थोड़ी सी मिस्टेक, एंड आई डीपली अपोलोजाइज, मैंने सवाल पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ी जल्दीबाजी में थी मैं। इनपुट इक्वल्स टू डेटा and output equals to information. I hope this is very clear. I'm deeply apologetic, मगर अभी मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस पे अभी गौर फरमाया, तो मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। इस वजह से जब हम आगे बढ़ते हैं अब जाके ये चीज सही रिफ्लेक्ट होती है। दरअसल इसी सवाल पे आके मुझे लगा कि एक बार आई नीड टू रीथिंक द क्वेश्चंस। तो अब इनमें से डेटा के बारे में क्या नहीं सही है? जैसा कि मैंने बताया, डेटा जो है वो इनपुट की इंफॉर्मेशन है, तो वो रॉ फॉर्म में रहेगी, डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती है, और इसको इनपुट भी टर्म करते हैं। तो इसका जो भी अपोजिट है वो सारा इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज में लाया जा सकता है और इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कहते हैं। आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस। अगर इस सवाल में फिर भी आपको थोड़ी और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। एक छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी इसको समझाते हुए, ठीक है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कंस्टिट्यूट करता है, इस वजह से इसको क्लियर करके जाइएगा। एंड मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पे, तो आप तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के बारे में क्या नहीं सही है? फाइनल रिजल्ट नीड्स प्रोसेसिंग, ऑल्सो टर्म इज आउटपुट. फाइनल रिजल्ट है इंफॉर्मेशन, अभी अभी बताया. आउटपुट है प्रोसेसिंग के बाद की चीज है, मतलब आउटपुट अगर हम कह रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो इसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. तो क्योंकि प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, इस वजह से हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा है कि इनमें से क्या नहीं है? प्रोसेसिंग नहीं है, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द 32nd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टली यूजफुल फॉर्म इज यूज्ड इन. थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर लग रहा है मुझे. इनमें से कौन सा डायरेक्टली यूज किया जा सकता है? डेटा या इंफॉर्मेशन या दोनों ही? डायरेक्टली इज यूज्ड, पता है इधर स्पेलिंग मिस्टेक फॉलोइंग में भी गलत है, और मुझे जो एक संभावना इधर ये दिख रही है कि इनडायरेक्टली अलग है अगर, तो उसका मतलब फिर कुछ और हो गया, और इनडायरेक्टली अगर एक है तो उसका मतलब कुछ और हो गया. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन इन और डायरेक्टली के बीच में गैप दिख रहा है आपको, तो अगर ये गैप है तो इसका मतलब इनमें से क्या डायरेक्टली यूज किया जा सकता है? इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा तो था, जनरेट था. कौन सा यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज 32 का बी, इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. कंप्यूटर फॉलोअर, कंप्यूटर फॉलोअर नहीं होना चाहिए इधर, कंप्यूटर फॉलोज होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कंप्यूटर फॉलोअर, यू नो, कंप्यूटर फॉलोज होना चाहिए. कंप्यूटर कौन से साइकिल को फॉलो करता है? वन प्रोसेसिंग आउटपुट, वन प्रोसेसिंग आउटपुट यानी 1 PO, और ये फॉलोज है. ठीक है, फॉलोअर नहीं, फॉलोअर्स तो इंस्टाग्राम पे होते हैं भाई. कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, लवली, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे. commonly operated machines particularly used for trade, education and research. Commonly occupied machines particularly used in technical and educational research. Commonly operated machines and then commonly oriented machines. यहाँ पे हमें इतना डिटेल में जाना ही नहीं है. सही ऑप्शन जो है हमारा पहला वाला है, commonly operated machines particularly used for trade, education and research. Question number 35th क्या कह रहे हैं? Dash is an electronic device that takes data, processes it and gives the information that can be used. ये तो पूरा का पूरा कंप्यूटर का वही जो अभी हमने पढ़ा, मगर कंप्यूटर के सिस्टम में ये काम किसके द्वारा किया जाता है? उसकी 3 यूनिट्स होती हैं, मैथमेटिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, हाइब्रिड यूनिट. ये सारी यूनिट काम करती है और ये सारी यूनिट एक ही यंत्र के, एक ही मशीन के अंदर आती है, विच इज कंप्यूटर्स. वी आर गुड विद दिस. CPU stands for Central Processing Unit. I think अभी ये सवाल आया था हमारा. ALU Arithmetical Logical Unit. लवली, अगर ऐसे सवाल आने वाले हैं तो आप तो इसमें 100 में 100 पाएंगे. CU stands for, CU का जो CU का क्या एब्रिविएशन होता है? कंट्रोल यूनिट. ऑलराइट, मैंने बताया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारे कंप्यूटर की वो यूनिट्स होते हैं जिनका काम होता है. अच्छा, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? ये भी काफी आसान सवाल है, क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हो. CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इनिशियल जो कमांड्स आप देते हैं उनकी एग्जीक्यूशन CPU के द्वारा की जाती है. मूविंग ऑन टू 40th. डैश इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर. भाई आप ही बताइए, कंप्यूटर का अगर दिमाग CPU है तो दिल क्या है कंप्यूटर का? दिस इज अ फनी क्वेश्चन बिकॉज फिर अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो डैश इज नोन एज द लिवर ऑफ कंप्यूटर, डैश इज नोन एज द किडनी ऑफ कंप्यूटर. ऐसे सवाल ना ही पूछे जाए तो बेहतर है, क्योंकि कंप्यूटर के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, किसी को लिवर, किसी को किडनी, किसी को आईज, नोज कहा जा सकता है. फिलहाल इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, कहीं भी किसी भी बुक में ऐसा मेंशन नहीं है कि डैश इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर. हमें किसके बारे में पता है? हमें CPU के बारे में पता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. तो इस वजह से, बिकॉज डिडक्टिव मेथड से मैं चल रही हूँ, बिकॉज किसी और यूनिट के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इस वजह से यहाँ भी हमारा सही ऑप्शन CPU ही रहेगा. और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे सवाल ना आए, वरना अगर वो ऐसे सवाल बनाना चाहें तो वो 50 बॉडी पार्ट्स पे बना देंगे. और हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सबका सही आंसर CPU ही होने वाला है, क्योंकि 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 किसी और यूनिट का कोई जिक्र नहीं है.
आगे बढ़ते हैं हम, ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर परफॉर्म्ड बाय। क्या इसमें सोचने की जरूरत भी पड़ेगी आपको? ये सारे ऑपरेशंस किसके द्वारा किए जाएंगे, खुद बताइए, ये ऑपरेशंस कौन करेगा? अर्थमेटिक यूनिट। क्या कंप्यूटर में अर्थमेटिक यूनिट जैसी कोई यूनिट होती भी है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर यही चीज ALU या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लिखा होता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, नहीं लिखा है तो सही ऑप्शन हमारा लॉजिक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं हम, डैश सॉरी ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग, मर्जिंग आर परफॉर्म्ड बाय। कंपेयरिंग और मर्जिंग जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्यूटर के लॉजिकल यूनिट द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इनटू। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को किस में कन्वर्ट करने का होता है? मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इनपुट जो यूनिट होता है, जब आप बीइंग द यूजर ऑफ द कंप्यूटर कोई कमांड देते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन को समझाने के बारे में कि यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक बार समझिए इसको। बट क्योंकि केवल अर्थमेटिक यूनिट का नाम दिया गया है, इस वजह से हम लॉजिकल यूनिट को सही मानते हैं। बशर्ते अगर यहाँ पे ALU आंसर होता और अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ALU का ही आंसर होगा, तब यहाँ पे ये सही आंसर हो जाता। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रयोग कैलकुलेशंस में, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन में किया जाता है, जबकि मर्जिंग का प्रयोग अगेन लॉजिकल यूनिट में होता है। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट। कैलकुलेशंस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट देता है और मर्जिंग एंड कंपेयरिंग ऑफ द फाइल्स लॉजिकल यूनिट द्वारा देखा जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है किसी कंप्यूटर के लिए? अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में स्कैनर होता है, जो कि कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से क्या कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है? काफी बार हम कर चुके हैं इसको, प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, किसी CD की जनरली, जो CDs होती हैं, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, उसकी जनरल कैपेसिटी कितनी होती है स्टोरेज की? 650 से 750 MB। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ऑफ हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इनमें से दिए गए में से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है स्टोरेज की? काफी आसान है, हार्ड डिस्क की होती है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी बोलने का मतलब है कि उस मेमोरी के ऊपर कंप्यूटर हम एक्सीड भी कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। कंप्यूटर का जो रैम होता है, अब बाहर से SSD और मेमोरी कार्ड्स लगा के उसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है? ROM इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। Which of the following controls the operations of the CPU? CPU के जो operations होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? स्टूडेंट, CPU के जो operations होते हैं किसी भी कंप्यूटर में, एक सेकेंड, हाँ ROM, ऑल राइट, किसी भी कंप्यूटर में जो CPU के वो कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद इनमें से विच प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोला जाता है? स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेमोरी को हम अगर प्राइमरी मेमोरीज की बात करते हैं तो इसको इंटरनल या मेन, मतलब बोथ A एंड B, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जो सिलेबस है इसी पे फोकस करता है कि कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है किसी भी मैनेजमेंट को निर्णय लेने में किस तरह से सहायता प्राप्त करती है। डेटा कलेक्ट करती है, डिटेल्ड अकाउंट को भी मेंटेन करती है और समरी भी प्रोवाइड करती है। सो या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
The components of accounting information system are divided into 4 parts. 4 parts में इसकी division की जाती है किसकी accounting information system में, जिसमें management से लेकर employees तक सब involve रहते हैं. Keeps updated record of the debtors. Debtors यानी वो लोग जिन्होंने हमसे पैसा लिया है और उनके records receivable accounts द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं. The record keeping of all goods coming into warehouse is controlled. It's stock control. Stock control हमारा वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे इन्वेंट्री में कितने गुड्स आए और कितने गुड्स गए, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है. So yeah, with that being said, we come to the end of this MCQ. 55 सवाल मैंने आपको लगवाए और इन 55 सवाल में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का हमारे पास एक बेटर पर्सपेक्टिव मौजूद होगा. एक रेगुलरिटी के साथ इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे. एंड योर एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड लक. मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज योर एजुकेटर साक्षी. मिलते हैं हम देखिए कौन से बैच में. सो टेक केयर.